अगर सेल में कोई दो प्रोटीन एक साथ हैं और ये हमारा सस्पेक्ट है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम जो टेक्निक परफॉर्म करते हैं वो होती है फ्रेट। यानी ए और बी प्रोटीन दोनों एक साथ मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करना है, हमें पता करना है कि ये सच में एक साथ है या नहीं है। तो इसके लिए जो टेक्निक है वो आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, फ्रेट, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, मेरा नाम है चिराग चुगानी, आप देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस, और आज हम लोग इस टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, हाउ इट विल वर्क। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखो, टेक्निक पे मूव करने से पहले टेक्निक को ये समझ लेते हैं टेक्निक है क्या और वर्क कैसे करती है। नॉर्मली अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ होगा तो आप उसमें जानते होंगे सेंटर में एटम के क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहां क्या होता है सेंटर में, न्यूक्लियस। ठीक है, बाहर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। एग्जांपल ले लिया हमने, एक और शेल बना लेते हैं। अब आप न्यूक्लियस के आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक फिक्स्ड शेल होती है जिनमें वो मूव करते हैं। उनके अंदर कितनी एनर्जी है ये बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी शेल में मूव करेंगे। जितनी ज्यादा एनर्जी उतने बाहर की तरफ, मोर एनर्जी। एक बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। अब भाई आप लोग अपने घर जाते हो, अपने खाना खाया, बच्चे लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, बाहर खेलने चले जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें एनर्जी मिल गई और वो बाहर चले गए। हम लोगों के लिए खाना क्या था, एज एनर्जी थी। तो जब भी ये एनर्जी बाहर से आती है ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जंप मार करके कहां क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। ये कहां आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। और जब वो नॉर्मली घर में बैठा था तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। समझ आई, दो टाइप की स्टेट होती है एटम की, ग्राउंड स्टेट यानी लो एनर्जी, और एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी हाई। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी हमारी, हाई एनर्जी। तो ये दो टाइप की स्टेट्स होती हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो वो एक्साइट करके जंप मार के अपने से ज्यादा हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो एनर्जी खत्म होगी। भाई सोचो, बच्चे कब तक बाहर खेलेंगे, एनर्जी खत्म होगी तो लौट के आएंगे ना। तो जब भी ये लौट के आते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी के नाइदर बी ग्रेटर नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी जगह जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी छोड़ेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, फोटॉन्स के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं लाइट की तरह। और इसी फोटोन निकलने वाले फोटॉन्स को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस आपको समझ में आया, पहले तो फ्लोरेसेंस समझना जरूरी है क्योंकि पूरी टेक्निक इस बात पे निर्भर करती है। अब आपने जितनी भी चीजें आज तक पढ़ी होंगी, चाहे माइक्रोस्कोप में चमकता हुआ कोई भी एलिमेंट देखा होगा, चाहे आपने आज तक रेडियम सल्फेट देखा हो, कोई भी चीज जो चमकती हुई आपको दिख रही है अंधेरे में, वो क्या कर रही है, रोशनी के समय पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। और बाद में क्या करती है, अब जब जैसे एक्साइट होकर के ग्राउंड स्टेट में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो एनर्जी को एमिट कर देते हैं जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी। इसी तरीके से हमारा फ्रेट भी इसी प्रिंसिपल वर्क करता है। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को तो उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन करने की में लाइट में एक रेंज होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी लाइट की कौन से कलर में उसने एब्जॉर्ब किया है, और जब वो लाइट को छोड़ते हैं बाहर तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। दो टाइप के स्पेक्ट्रम क्रिएट होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। ये बात भी ध्यान रखिएगा। पहले जब ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इन्होंने किस फ्रीक्वेंसी की लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, जब एमिट किया तो कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट किया है। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रा हो गए। अब इसी में पूरा काम चलने वाला है हमारा। अच्छा, मान लो एक मॉलिक्यूल था ए, और मान लो कि इसका इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स एनर्जी पर एक्साइट, एक्स वेवलेंथ पर। ठीक है, और मान लो जब ये लौट के आता है, जब ये लौट के आता है तब ये क्या निकाल देगा, एक्स को बाहर निकाल देगा। पहले इसने एक्स को एब्जॉर्ब किया था, अभी एक्स को बाहर निकालेगा। कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा बी, उसके लिए यही एक्स जो था वो एक्साइटेड की तरह काम करे, तो बी हमारा क्या चला जाएगा, बी हमारा एक्साइट हो जाएगा, लेकिन बी भी तो लौट के आएगा ना, तो बी क्या निकाल देगा, एमिशन। अब इसको, इस एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करना है, बी वाले मॉलिक्यूल चाहता है कि मैं ए के द्वारा निकाली गई एनर्जी एब्जॉर्ब करूं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, उसके पास ही आसपास रहेगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उसके एक्साइट होने के चांसेस उतने कम होंगे, तो वो इसके नियर बाय रहेगा। ये वाली बात भी आप समझिएगा। इसी पे फ्रेट काम करता है, और एक बार समझते हैं क्या है। ठीक है, फ्रेट कौन सी टेक्निक है हमारी, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। देखो यहाँ पे हम एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो टेक्निक दैट यूजेस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, पहली बात यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यानी माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। और फ्लोरेसेंस कैसे आता है वो आपको ही पता चल गया। टू स्टडी द नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाट इज नॉन रेडिएटिव, आई विल टेल यू। नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स।
दोनों के दोनों लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होने चाहिए ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर पाए उसके इलेक्ट्रॉन्स और जाते समय एमिट भी कर पाए। कॉल्ड अ डोनर एंड अ एक्सेप्टर। अब जैसे मैंने पीछे बताया था ए क्या था, एनर्जी इतनी दे रहा था बी वाले को ताकि बी वाला एक्साइट कर जाए, तो ए इज अ डोनर एंड बी इज अ एक्सेप्टर देयर। द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखोगे सन की जो एनर्जी है वो मरकरी पे ज्यादा आती है, प्लूटो पे कम आती है, अर्थ पे इनके बीच की है। जितना दूर जाओगे एनर्जी उतनी कम पहुंचेगी, आपको सन हमारा जो स्टार है वो उतना डिम होता हुआ दिखेगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल आप घर में क्या करो, आपने वो सुना होगा कहाना, वो कहानी सुनोगी बीरबल की खिचड़ी। उसमें क्या होता है, नीचे पेड़ के नीचे वो आग लग रही है, ऊपर खिचड़ी की हांडी टंगी हुई है। डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाएंगे वो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर उतना ही ज्यादा कम हो जाता है, और डिस्टेंस जितना कम एनर्जी उतनी एफिशिएंटली ट्रांसफर करेगी। तो ये इतनी बात बोली इन्होंने। अब नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होता है, मींस द फोटॉन्स विल नॉट एमिट और एब्जॉर्ब, द ट्रांसफर इज डन बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स रैपिड ऑसिलेशंस। बेसिकली कह रहे हैं डोनर हो चाहे एक्सेप्टर हो, एनर्जी को फोटॉन्स के रूप में डोनेट नहीं कर रहा। बेसिकली समझो, मान लो ए मॉलिक्यूल है, ए एक्साइटेड था, ए था एक्साइटेड, फिर ए आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, ए आ रहा है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन इसे ग्राउंड स्टेट में आने के, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी निकालेगा ना, ये एनर्जी कौन ले लेगा, बी ले लेगा इस एनर्जी को। अब बी पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, फिर बी भी तो अभी लौट के आएगा, वो उसका एमिशन, वो उसकी एनर्जी हो जाएगी। ये एनर्जी जो निकल रही है वो है एमिशन, और जो एब्जॉर्ब हो रही है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी हो गई। तो एक्साइटेड एनर्जी आपको क्लियर हुआ है सारा सीन क्या है। ये कह रहे हैं ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये एनर्जी, ये मत सोचिएगा लाइट निकल रही है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है लाइट, बट यहाँ ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं अपने अंदर से और जो उसको दे रहे हैं वो एक्चुअल में नॉन रेडिएटिव है। नॉन रेडिएटिव का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, वो एक्साइट होगा तो उसका ऑसिलेशन तेज हो जाएंगे, मूवमेंट तेज हो जाएंगे। इन तेज मूवमेंट की वजह से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रैपिड ऑसिलेशन यानी बहुत तेज तेज घूमेगा। दिस क्रिएट्स अ शिफ्टिंग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट होगी, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही तो हमारी एनर्जी का रीजन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यानी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन जिस फील्ड में रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, इस इलेक्ट्रॉन पे असर पड़ गया, खत्म। यही तो पूरा खेल था, इतनी सी टेक्निक थी हमारी। अब देखो इन्होंने बताया जैसे कि एक मॉलिक्यूल है CFP, उसने 430 नैनोमीटर पर उसकी एक्साइटेशन रेंज थी, आपने उसे 430 नैनोमीटर की लाइट दी, उसने 490 नैनोमीटर निकाली। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये वेवलेंथ बढ़ कैसे गई, नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ की बात चल रही है, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ कैसे गई, एनर्जी नई कहां से बन गई। एक चीज याद रखना, वेवलेंथ 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 जितनी बढ़ेगी एनर्जी उतनी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी घटेगी। तो यहां देखो 430 नैनोमीटर से 490 नैनोमीटर की लाइट बाहर निकली है, यानी कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। ये 490 मीटर इसकी 490 नैनोमीटर इसकी एमिशन रेंज थी। अब यहां पर पास था हमारा YFP प्रोटीन, पहले डिस्टेंस थी 6 नैनोमीटर, तो कोई फ्रेट नहीं चला। इसके बाद ये बिल्कुल इसके बाजू में आ गया, इसकी एमिशन रेंज थी 490 नैनोमीटर। दो इसमें पेयर बनते हैं, डोनर रिसेप्टर। शर्त ये है डोनर जितनी एनर्जी जिस वेवलेंथ को निकाल रहा है, जैसे मान लो डोनर यहाँ पे 490 नैनोमीटर निकाल रहा है, तो YFP का जो एब्जॉर्प्शन रेंज है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो लेस देन होनी चाहिए 490, तभी वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर इसकी 490 नैनोमीटर से कम है तो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ये खुद एमिशन करेगा 520। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है एनर्जी घट रही है, और आप जानते ही हो थर्मोडायनेमिक्स कहता भी है एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूज होती है, कहीं भी 100% एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आपने देखा पहले एक्साइटेशन हुआ इसका 430 पर, इसने एमिशन किया 490 पर, 490 से कम में ही हमारा YFP हमारा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और 520 पे वो एमिट कर देगा। इसकी वजह से ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रल ओवरलैप क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे CFP और DSRFP जो हमारे पेयर्स हैं, इसमें ना पेयर्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे CFP YFP पेयर है। ये देखो रेड कलर से है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ब्लू से है एमिशन। आप देख सकते हो जैसे इसने रेड ने एब्जॉर्ब किया, ये एब्जॉर्प्शन पीक आ गई यहाँ पर, फिर इसका क्या हुआ, डाउन हो गया। जैसे ही इसके बाद इसका एमिशन स्पेक्ट्रम बढ़ेगा,
इसके एमिशन स्पेक्ट्रम की रेंज में ही DSRF पेज का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था। तो स्पेक्ट्रल ओवरलैप क्रिएट होना जरूरी है, तभी एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और फाइनली वो अपना एमिशन स्पेक्ट्रा शो करेगा। सो दिस इज व्हाट इज वर्किंग, यू नो दैट एक का एमिशन, डोनर का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो असेप्टर के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के साथ में ओवरलैप करना चाहिए ग्राफ में। यानी इसकी रेंज, यानी हमारा बात करें जो असेप्टर है, ठीक है, यानी जो रिसीवर है उसका जो रेंज है वो डोनर के रेंज के अंदर में होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लेट्स मूव। इतना क्लियर हुआ आपको? ये हमारे कुछ पेयर्स हैं, CFP YFP के साथ पेयर करता है, BFP GFP के साथ पेयर करता है, CFP DSRED1 के साथ पेयर करता है, FITC CY3 के साथ पेयर करता है। तो ये कुछ पेयर्स के रेंज है। जैसे ऐसे देखो, उसकी 440 नैनोमीटर है एक्साइटेशन, एमिशन कितनी है 480 की, इसकी एक्साइटेशन असेप्टर कितनी है 520 की, और एमिशन कितनी है 535 की। ये नियर बाय है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसकी देखो 365 नैनोमीटर है, इसकी 460 है, इसकी भी 488 है, और इसकी क्या है फिर एमिशन क्या है 535। तो बिल्कुल नियर बाय है, क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तो एब्जॉर्ब और एमिट कर देंगे, ठीक है। सो इतना क्लियर हुआ? पूरे में यही था। तो अब हुआ क्या, अगर आपको पता करना हो कि भाई देखो मेरे पास जो सेल है उसके अंदर दो प्रोटीन लोकलाइज कैसे हैं, इससे कैसे पता चलेगा, ये तो बता दिया क्या था ये, लेकिन जिस चीज के लिए सुनने के लिए आए वो तो बताओ। भाई आप सुनने आए थे दो प्रोटीन आसपास में लोकलाइज हैं, को लोकलाइज हैं या नहीं है, ये पता करना है। ये पता करने के लिए दो प्रोटीन तो बना ले पहले। ये मान लो प्रोटीन ए है, ये बना लिया मैंने प्रोटीन बी है, ठीक है। मुझे पता करना था ये कैसे पता चलेगा। मैं ना पेयर में से एक मॉलिक्यूल अरेंज कर दूंगा यहाँ पर। जैसे मान लो मेरे को पता है ए का सीक्वेंस क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस जो मेरा सस्पेक्टेड है, प्रोटीन मुझे पता होगा, तो उस पर मैंने एक प्रोटीन अरेंज कर दिया। वहीं बगल में बी वाले पे उसके सीक्वेंस के साथ मैंने इसी का जो जुड़वा पेयर है, मान लो अगर CFP यहाँ पे चल रहा है तो YFP यहाँ अरेंज कर दूंगा मैं। ये CFP हो गया और ये क्या हो गया हमारा YFP हो गया। अब जैसे ही लाइट यहाँ पर आएगी, ये जैसे ही यहाँ पर लाइट आने वाली है, ये आ गई हमारी लाइट टहलती टहलती। जैसे यहाँ पे लाइट आएगी ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लाइट यहाँ आ रही है तो यहाँ भी आ रही होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करता है, अपनी लाइट को ट्रांसफर, पास में है तो इसको ट्रांसफर कर दिया। ये यहाँ पर क्या करेगा, इसी लाइट से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ये फाइनली एमिट कर देगा। जो एमिट होकर के आएगी हमारी वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, ये कितनी वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के आधार पर पता लगा लेंगे कि ये दो प्रोटीन्स आसपास हैं या नहीं है। क्योंकि देखो मान लो कि इसकी वेवलेंथ आनी थी 490, CFP की नॉर्मली आनी चाहिए थी 490 नैनोमीटर, ठीक है। ये आनी थी 490 नैनोमीटर, लेकिन आई है 520 नैनोमीटर का आउटपुट आया है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, हमने जो दो प्रोटीन्स डाले थे वो अपनी सही जगह पे जाके लग गए और ये कोलोकलाइज थे, ये ए और बी प्रोटीन एक साथ प्रेजेंट थे, इसीलिए ये CFP और YFP आसपास में चिपके हैं, और CFP YFP आसपास चिपके हैं, इसीलिए 520 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमें बाहर देखने को मिली, इसीलिए हमें इसका एमिशन मिला, ठीक है। समझ में आया? अगर अलग अलग होते तो क्या होता, अलग अलग होते तो CFP जो एनर्जी रिलीज करता वो डायरेक्टली रिलीज हो जाती 490, YFP दूर होने के कारण एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। बात समझ गए ना? अगर ये पास पास है इसीलिए तो आसपास में अलाइंड है, ये हो गया। और ये मान लो यहां पर होता, ये है A, ये है B, ये इनके यहां पर क्या हो जाएंगे, इनके खुद के अपने अपने प्रोटीन्स जैसे CFP और YFP, वो मॉलिक्यूल्स आकर के यहां पर अरेंज हो जाएंगे। ये हो गया CFP और ये हो गया YFP। अब ये CFP क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा डायरेक्टली, ये इसके पास जा ही नहीं पाएगी, पास थे इसीलिए जा पाई थी, नहीं तो वो एमिट हो जाएगी, ठीक है। आने वाली रेंज अगर 490 नैनोमीटर हुई तो वो कोलोकलाइज नहीं थे, 520 हुई तो वो लोकलाइज थे। ऐसे ही हम पेयर्स की रेंज को देखते हैं और इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन फाइंड द कोलोकलाइज प्रोटीन। दो प्रोटीन एक साथ है या नहीं है, इसका यूज कहाँ हो सकता है, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है सेल में DNA से RNA बनने के लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो एक साथ है या नहीं है पता करने के लिए आप फ्रेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। या ट्रांसलेशन फैक्टर को पता करना है आप फ्रेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दो प्रोटीन सस्पेक्टेड है, कोई भी, आप फ्रेट का यूज करो, ठीक है। शर्ते आपको उनका प्रोटीन सीक्वेंस पता होना चाहिए ताकि YFP और CFP बाइंड करवा पाओ, ठीक है। ये बाइंड भी करने चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। सिंपल, गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेट टेक्निक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है।
जैसे ऐसे ही हम छोटी सी फ्लिप और फ्रैप टेक्निक भी लेकर आएंगे, एफ रैप। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।